हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टूडेंट्स लाइफ। आज हम आपको इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर के नरेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। नरेशन में वक्ता जो कुछ भी कहता है उसको हम दो तरह से व्यक्त कर सकते हैं। पहले तरीके से तो हम वक्ता के द्वारा कहे हुए शब्दों को हम उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों लिख देते हैं और उसके द्वारा कहे गए कथन को हम इन्वर्टेड कामा में क्लोज करके रखते हैं, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। जैसे हमने ऊपर लिखा हुआ है और उसका एक एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। ही सेड, कामा लगाया, फिर डबल इन्वर्टेड कामा, आई एम गोइंग टू दिलाई, फिर डायरेक्ट इन्वर्टेड कामा से क्लोज भी किया। देखिए, ही इसके द्वारा ही कुछ कहा जा रहा है, इसलिए हम इसे ही वक्ता यानी कि स्पीकर बोलेंगे। अब इसके द्वारा कहा जा रहा है कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूँ। तो इसके द्वारा जो कहा जा रहा है उसी के शब्द में कि उसने कहा कि मैं दिल्ली जा रहा हूँ। आपको वाक्य के अर्थ से ही समझ में आ रहा है कि वह यानी कि जिसके द्वारा कुछ कहा जा रहा है उसी के शब्द में ये जो कहती हूँ ऐसे ही लिख दिया गया है और इसे हमने इन्वर्टेड कामा से क्लोज भी किया है। तो इस प्रकार के जो स्पीच होंगे वो डायरेक्ट स्पीच में होंगे। अब हम दूसरे तरह से ऐसे व्यक्त कर सकते हैं कि वक्ता द्वारा कहे गए बात को हम उसके शब्दों में न व्यक्त कर अपने शब्दों में उसको स्पष्ट करके लिख सकते हैं, जिसे हम इनडायरेक्ट स्पीच बोलते हैं। और इसमें वक्ता द्वारा कहे गए बात को हम इन्वर्टेड कामा में नहीं क्लोज करेंगे। जैसे इसका जो ऊपर हमने एग्जाम्पल लिखा, इसका इनडायरेक्ट लिखते हैं। जैसे ही सेड डैट he was going to दिल्ली। जैसे इनडायरेक्ट में हमने इसी को लिखा तो he said that he was going to दिल्ली। इसमें हमने इन्वर्टेड कामा भी नहीं लगाया और अपने शब्दों में कह रहे हैं कि उसने कहा कि वह दिल्ली जा रहा था। इसके इनडायरेक्ट बनाने के लिए हमने टेंस में भी परिवर्तन की है। ऊपर यहाँ पे आई था, यहाँ पे हमने ही भी किया। डेट इन्वर्टेड कामा हटाकर यहाँ पे डेट भी लगाया। तो ये सब हम नियम, पर्सन टेंस, ये सब नियम हम जब नियम पढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये सब कैसे टेंस के नियम कैसे लग रहे हैं। यहाँ पे हम जानते हैं, बस यही देख रहे हैं कि जो इनडायरेक्ट स्पीच होता है उसमें वक्ता के कहे गए बात को अपने शब्दों में हम व्यक्त करते हैं और इन्वर्टेड कामा भी हटा देते हैं। तो इस प्रकार के जो स्पीच हो गए वो इनडायरेक्ट स्पीच होंगे। तो यही कि वक्ता द्वारा कहे गए बात को हम दो तरह से व्यक्त करते हैं, डायरेक्ट स्पीच में और इनडायरेक्ट स्पीच में। अब डायरेक्ट स्पीच के हम भाग देखते हैं, पार्ट्स ऑफ डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच जो होते हैं उनके दो भाग होते हैं, जिनमें से पहला है रिपोर्टिंग वर्ब और दूसरा है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। पहले हम डायरेक्ट स्पीच का एक यहाँ पे वाक्य लिखते हैं। जैसे ही सेज टू मी, कामा लगाएंगे, डबल इन्वर्टेड कामा, क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में है। You are जैसे ये हमने वाक्य लिखा है, he says to me you are my friend। ये डायरेक्ट स्पीच में है। अब हम उसके भाग देख रहे हैं तो इसके लिए एक एग्जांपल की ज़रूरत होगी, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब पहले जाने कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो रिपोर्टिंग वर्ब के बारे में जान रहे हैं। तो इन्वर्टेड कामा जो होता है उसके बाहर भी एक वाक्य होता है। यहाँ पे हम देख रहे हैं ही सेज टू मी, इन्वर्टेड कामा के बाहर, ठीक है। तो ये एक वाक्य हुआ और इस वाक्य का जो वर्ब होता है उसे ही हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं। तो इसमें सेज इस वाक्य का वर्ब है, तो इसे हम रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। अब इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसे हम रिपोर्टर सब्जेक्ट बोलते हैं।
और इस रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है उसे हम रिपोर्टर ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये हुआ आपका रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टर सब्जेक्ट और रिपोर्टर ऑब्जेक्ट। अब हम जाने रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज जो सेंटेंस होता है उसको ही हम रिपोर्टेड स्पीच होते हैं। ये पूरे वाक्य को हम रिपोर्टेड स्पीच बोलेंगे। तो आपको ये डायरेक्ट स्पीच के भाग रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच समझ में आ गया होगा। तो अब हम डायरेक्ट स्पीच के कुछ मेन पॉइंट को जानते हैं कि डायरेक्ट स्पीच में क्या क्या मेन पॉइंट होता है। तो पहला देखें, तो पहला ये होगा कि डायरेक्ट स्पीच में वक्ता यानी कि स्पीकर के कथन को हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करते हैं। ये हमने आपको पहले ही बताया। एक एग्जांपल लेते हैं जिससे इनके सारे जो मुख्य पॉइंट होंगे उनको हम समझते चले जाएंगे। जैसे ऊपर ही वाक्य लिखा था उसी को लिखते हैं। ही सेज टू मी कामा डबल इन्वर्टेड कामा यू आर माई फ्रेंड। तो पहले हमने क्या बोला कि वक्ता के द्वारा कहे गए कथन को हम इन्वर्टेड कामा में क्लोज करते हैं। यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि इन्वर्टेड कामा में हमने क्लोज किया है उसके कथन को। दूसरा ये होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कामा का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये रिपोर्टिंग वर्ब, हमने ऊपर आपको भी समझाया था रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है। तो इसके बाद हमने कामा का प्रयोग किया, तो ये हो गया। तीसरा ये होगा कि रिपोर्टेड इन्वर्टेड कामा के अंदर के भाग को हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा कि ही सेज टू मी, फिर कामा लगाया इन्वर्टेड कामा, फिर यू इसका सब्जेक्ट है। ये इन्वर्टेड कामा के अंदर पहला अक्षर ये, जिसे हमने कैपिटल में शुरू किया। तो ऐसे ही जितने भी डायरेक्ट स्पीच को के वाक्य हम लिखेंगे सब में जब हम इन्वर्टेड कामा के अंदर जो वाक्य शुरू करेंगे तो उसका पहला अक्षर हम कैपिटल लेटर से ही शुरू करेंगे। अब हम जानेंगे कि डायरेक्ट और से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम भी होते हैं। वे नियम क्या हैं? तो देखिए, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के कुछ सामान्य नियम होते हैं, इसलिए हमने डायरेक्ट स्पीच का एक वाक्य और इनडायरेक्ट का उसी को इनडायरेक्ट में बनाकर एक वाक्य लिख लिया है। अब पहला नियम ये होता है, पहला नियम कि डायरेक्ट स्पीच में जब हम डायरेक्ट स्पीच को जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में बदलते हैं तो इन्वर्टेड कामा को हटा देते हैं। जैसे हमने यहाँ पे ही सेड इन्वर्टेड कामा यहाँ पे लगाया था, जब इनसे इनडायरेक्ट में बदला तो कंजक्शन भी लगाया और इन्वर्टेड कामा को हटा दिया। ठीक है। अब रिपोर्टेड वर्ब दूसरा नियम ये होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम कामा का प्रयोग भी नहीं करते। रिपोर्टिंग देखिए यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो था इसके बाद हमने कामा का प्रयोग किया था डायरेक्ट स्पीच में। अब इनडायरेक्ट जब उसका बनाएंगे तो हम रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कामा का भी प्रयोग नहीं करेंगे और इन्वर्टेड कामा का भी नहीं करेंगे। दो नियम हुए। अब तीसरा हम देखें कि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस का कभी नहीं बदलता। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग वर्ब को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि ये शब्द बार बार आते हैं नरेशन में। रिपोर्टिंग वर्ब हमने बताया कि इन्वर्टेड कामा के बाहर जो वाक्य होता है उसका वर्ब जो होता है रिपोर्टिंग वर्ब होता है। इसके टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखिए यहाँ पे ही सेड हमने लिखा है, ये पास्ट टेंस में ही है और यहाँ पे भी हमने ही सेड ही रखा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। तो ये तीसरा नियम हुआ। अब चौथा नियम ये होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, एडवाइज्ड, ऑर्डर्ड इत्यादि में बदलते हैं। तो ये सब हम जब सभी सेंटेंस को एक डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसमें आपको बताया जाएगा कि कब टोल्ड लगाते हैं, कब आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, ये सब तब बताए जाएंगे। तो उसके अनुसार हम ये से बदलते हैं। अब पांचवा होगा कि रिपोर्टिंग वर्ब के बाद हम वो इन्वर्टेड कामा को हटाने के लिए कंजक्शन का प्रयोग करते हैं।
और क्या क्या कंजंक्शन का प्रयोग करते हैं वो हम तब पढ़ेंगे जब हम जिस सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे उसके अनुसार कंजंक्शन का प्रयोग होता है। वो जब सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो उसके अनुसार आपको बताया जाएगा। अब छठवां ये होता है कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में जब हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करेंगे तो काल यानी कि टेंस, प्रोनाउंस और समय और स्थिति की निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन होंगे। तो ये सब हम जब टेंस के नियम पढ़ेंगे तो उसके अनुसार देखेंगे कि टेंस में कब क्या परिवर्तन होता है। अब हम जानते हैं कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं और उन्हीं के अनुसार हम सभी सेंटेंस को अजर्टिव, इंटरोगेटिव और इम्परेटिव, ऑप्टेटिव और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस सभी को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के नियम को देखेंगे। अब आइए हम देखते हैं कि समय अथवा स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को बदलने का क्या नियम है। रिपोर्टेड स्पीच में मतलब समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। जैसे यहाँ पे है, हम सारे जितने भी होते हैं उससे लिख देते हैं कि निकटता सूचक को दूरी में बदलते हैं तो क्या होते हैं। तो समय या स्थिति की निकटता सूचक शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में इस प्रकार बदलते हैं जिसमें अगर डायरेक्ट रिपोर्टेड स्पीच में यदि एगो दिया हो तो सी बिफोर, हेंस तो देंस, हियर देयर, नाउ का देन करेंगे, दिस हो तो डैट करेंगे, दीज हो तो दोज करेंगे, दस हो तो सो कर देंगे, टू नाइट का डेट नाइट और टुडे का डेट डे। वैसे ही टुमारो का द नेक्स्ट डे, एस्टरडे का द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट अगर लास्ट वीक या फिर लास्ट ईयर हो तो द प्रीवियस नाइट या फिर द प्रीवियस वीक या द प्रीवियस ईयर कर देंगे। यदि नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ या फिर नेक्स्ट ईयर हो तो हम उसे द फॉलोइंग वीक, द फॉलोइंग मंथ या फिर द फॉलोइंग ईयर करेंगे। तो इस प्रकार से हम समय या स्थिति की निकटता शब्दसूचक को दूरी शब्दसूचक में बदल सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आगे नरेशन से संबंधित और भी जानकारियों के लिए इस चैनल स्टूडेंट्स लाइफ को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू।